हेलो, कैसे आप सभी। और आप दोनों लेक्चर में जो प्यार आपने दिखाया है आप सभी ने, हम बहुत उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। फिर मैं राकेश सर अपने नए लेक्चर 3 जो कि फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, आप सभी जानते भी हैं। आज हम लोग फिजिक्स के नए लेक्चर में पढ़ेंगे और हम लोग आज का टॉपिक ही है विराम और गति। आप सभी को हम ब्रेनवेव परिवार में स्वागत करते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है, सभी कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक और फिजिक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है विराम और गति। क्या नाम है? विराम और गति, जिसको बोला जाता है रेस्ट और मोशन। क्या है? रेस्ट और मोशन। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। समझिए, कल मैंने आपको आखिरी बार मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन कहते किसको है। तो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको क्या किया था, बताया था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला A इक्वल टू V माइनस U बट्टा में क्या होता है? T होता है। A इक्वल टू V माइनस U बट्टा में क्या होता है? T। यहां पे हमारा V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। U क्या है? U हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सभी बातें आपको क्या किए हुए हैं, कल बताए हुए हैं पिछले क्लासेस में। समझ गए? जिसको कहा जाता है, इसको फाइनल वेलोसिटी को कहा जाता है अंतिम वेग। क्या कहा जाता है? अंतिम वेग। क्या कहा जाता है? अंतिम वेग। और इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है प्रारंभिक। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग कहा जाता है। समझ गए? इसके बारे में मैंने बताया था कि अपने पास त्वरण कैसी राशि है? कैसी राशि है? तो त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका मात्रक SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बारे में बताया गया है कि बीमा बीमा किसके बराबर होता है? एम नहीं, इसको एल लिखेंगे। बीमा कितने के बराबर होता है? LT-2। इन सभी बातों को मैंने पिछले क्लासेस में आपको क्या किया हुआ है, बता दिया। और हमारा टॉपिक ही चल रहा है मोशन। मैंने पिछले क्लासेस में टॉपिक का हेडिंग नाम ही दिया था मोशन। आज भी वही चलेगा, क्योंकि मोशन एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है और टाइम मिलेगा तो न्यूटन के नियम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए हम लोग एक दो टर्म समझते हैं। सबसे पहला, न्यूटन के नियम को जानने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स का मतलब बल किसे कहते हैं? फोर्स का मतलब हम लोग बल किसे कहते हैं, तो बल को समझिए। फोर्स का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको डिफिनेशन है कि पुश एंड पुल। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश एंड pull of an object is called motion। क्या बोलते हैं? किसी वस्तु पे पुल करिए या कहीं पुश करिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। समझ गए क्या? देखिएगा, बहुत सारे जब आप कहीं खाने वाने बड़े बड़े होटल में जाइएगा तो वहां पे लिखा रहता है कहीं पुल, कहीं लिखा रहता है पुश। पुल का मतलब होता है खींचना। पुल का मतलब क्या होता है? अपने तरफ खींचना। और पुश का मतलब होता है कि अपने से दूर धक्का देना। पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। यानी हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि अगर फोर्स का डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या बोल सकते हैं कि खींचना। क्या बोल सकते हैं? खींचना और ढकेलना।
खींचना और ढकेलना को ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। बल कहा जाता है। किसी वस्तु को खींचना या अपने से दूर ढकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो बल को अगर परिभाषित करना होगा तो बल को बोलेंगे कि किसी वस्तु को खींचना और ढकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। समझ पाए क्या? जरा समझिए। बल एक कैसी राशि है? बल कैसी राशि है? बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। समझते हैं कहानी आगे कि बल हमारे पास जो फोर्स होता है ना, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। यानी इस फॉर्मूला से भी बल को डिफाइन किया जा सकता है। इस फॉर्मूला से भी बल को डिफाइन किया जाता है कि बल होता क्या है? तो बल बराबर होता है, बल होता है, लिख सकते हैं, बल होता है वस्तु का द्रव्यमान। बल होता है वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि बल होता है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल। क्या होता है? बल होता है वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। यानी बल को हमने दो तरीकों से डिफाइन किया या परिभाषित किया। सबसे पहले मैंने बोला कि बल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को खींचना या अपने से दूर ढकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और दूसरी भाषा में मैंने बताया कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बल होता है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। जरा समझिए, यहाँ पे अलग अलग हमने लिखे हुए हैं। फोर्स, यहाँ पे F का मतलब क्या है? F का मतलब है फोर्स। F का मतलब क्या है? फोर्स। इसको क्या कहा जाता है? बल। क्या कहा जाता है? बल। यहाँ पे जो M है ना, M है अपना मास, मतलब किसी भी वस्तु का मास, जिसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। और यहाँ पे A है, A के बारे में मैंने जस्ट अभी नाम बताया, जिसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? बल एक कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। समझ में आया इतना? अभी हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में इतना, अभी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे हम लोग बल के बारे में। समझते हैं, जरा समझिए। बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। जरा समझते हैं, इसका थोड़ा सा मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं। F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू में A। और हमने बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि उसका कार्य हर एक चैप्टर में यूज किया जाता है। उसका जो फंक्शन है ना, जो उसके बारे में चर्चाएं हमने किए हैं कि एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं, तो वही अपने पास जो मूल राशियां हैं ना, उन्हीं का प्रयोग करके हर एक व्युत्पन्न या डेराइव यूनिट का हम लोग क्या निकालते हैं? राशि निकालते हैं, बीमा निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। समझ में आया क्या? समझिए, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसका मात्रक निकालना, एसआई मात्रक निकालना, तो समझिए F के जगह पे क्या लिख दिए हैं? M इंटू में A। और जरा बात को समझते हैं, M के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? kg। M के जगह पे क्या लिख सकते हैं? kg। M क्या है? अपना द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक क्या होता है? kg। और यहाँ पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बारे में बता चुके हैं कि एक्सेलरेशन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मीटर। एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही हमारा बल का मात्रक होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब मीटर में क्या होता है? मीटर पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जरा बात को समझिए, हमारे पास पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन।
बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इसको किससे दिखाते हैं? एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन। यानी दोनों बातें आ सकती हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है बल का मात्रक हमें क्या लिखता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बहुत जगह लिखा रहता है कि एफ का मात्रक यानी बल का मात्रक बता दीजिए, एसआई मात्रक बता दीजिए, तो कितना होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। जरा समझिए, एक और बहुत खतरनाक हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बल का मात्रक एफ का मात्रक किसमें? सीजीएस सिस्टम में। किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। यानी बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन। DYNE। बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन होता है। बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात समझ में आए क्या? और बात समझिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। डाटा ये है कि पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन, पूछा जाता है कि 1 न्यूटन, देखो न्यूटन लिखा रहा है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के क्या होता है? बराबर होता है। ये क्वेश्चन मालूम है बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जीडी, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर करिएगा तो वहां से मालूम चलेगा कि 1 न्यूटन इतना बार पूछा गया है कि सबसे पहले पूछा गया है कि बल को सीजीएस सिस्टम में क्या मात्रक होती है? तो सीजीएस सिस्टम में बल को किससे क्या कहते हैं? उसका मात्रक क्या होती है? डाइन। आपसे पूछा जाएगा कि एमकेएस सिस्टम में एमकेएस या फोर्स का मात्रक, ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बहुत जगह लिखा रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 10⁵, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के क्या होता है? बराबर होता है। आपसे ये भी बात पूछा जाएगा, यहां पे लिखते हैं कि फोर्स का बीमा, फोर्स का यानी बल का बीमा क्या होता है? तो m⁻1 l⁻1 t माइनस क्या होता है? 2 होता है। यानी बल का बीमा क्या होता है? mlt-2। बल का बीमा क्या होता है? mlt-2, mlt-2। देखिए जरा बात समझिए, हम बार बार इसलिए हट रहे हैं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बार बार आप स्क्रीनशॉट लेके एक ही साथ जब लिखिएगा ना तो चीजें डाइवर्ट होती हैं, दिमाग आपका डाइवर्ट कर जाएगा कॉन्सेप्ट से। तो क्या कर सकते हैं कि आप पहले वीडियो को आराम आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको क्या करिए? कॉपी पे लिखे। लेकिन एक बात, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस दिन उसके साथ आप सेल्फी खींचिएगा और उधर ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा मेमोरी फुल, स्टोरेज फुल, अब सबसे पहले जो एजुकेशनल चीजें होंगी उसको डिलीट मारते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग देखते हैं बच्चा स्क्रीनशॉट लेता है, बच्चा मटेरियल का फोटो खींचता है और देखता है कि जिस दिन उसके साथ किसी दिन इधर उधर, अब जानते ही हैं कि दुर्गा पूजा का दिन आ रहा है तो आपको मिलने के लिए कोई सोचना नहीं है, वो भी आएगी, आप भी आएंगे। तो उसमें जैसे ही दिखेगा स्टोरेज फुल, आप सबसे पहले किसका फोटो डिलीट मारिएगा? जो पढ़ने के लिए आप खींचे हुए हैं, जो पढ़ने के लिए आप मोबाइल में रखे हुए हैं। तो आप कॉपी में इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय जब आपको रिवीजन के टाइम आती है तो मोबाइल का हर एक सीट को आप क्या नहीं कर सकते हैं? रिवाइज नहीं कर सकते हैं। समझ में आए क्या? तो सबसे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं जो अभी बताया मैंने। अभी हमने एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में पिछले क्लासेस में चर्चा किया हुआ था, तो अभी समझते हैं, जरा समझिए। आपके पास सबसे पहले मैंने बताया आज का टॉपिक ही हमारा क्या है? बल। तो बल को मैंने डिफाइन किया, थोड़ा तेजी में बोलते हैं कि पुश एंड पुल एन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे मोशन लिखा गया है, क्या कहलाता है? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। खींचना और ढकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। और बल का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि बल होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर। कोई दिक्कत की बात? फोर्स इक्वल टू मास इनटू में क्या होता है? एक्सेलरेशन। थोड़ा और समझते हैं कहानी। फिर हमने बताया कि फोर्स के मात्रक क्या होते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको किससे डिनोट किया जाता है? न्यूटन भी इसका मात्रक है। सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या है? डाइन। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और इसका बीमा क्या होता है? m⁻1 l⁻1 t-2 के बराबर होता है। बातें समझ पाए? बातें समझ पाए क्या? समझिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। बल खत्म नहीं हुआ है, बल इतना छोटा काम चीज नहीं है। समझिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बोलिए, फोर्स बोलिए। बल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बल के
प्रकार, बल के प्रकार, बल के प्रकार समझते हैं कि ये क्या होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, मेरा ट्रेंड ही है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। कोई दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप कमेंट करिए, कांटेक्ट करिए, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ से दिया जाएगा। आप प्रीवियस ईयर मारिएगा, कंसेप्ट सीखिए, प्रीवियस ईयर बार बार कीजिए, हम लोग क्वेश्चन भी लाके कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, हमारे पास बहुत तरीके के क्या होते हैं, बल के प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारे पास समझते हैं कि एक बल है बैलेंस फोर्स, एक बल का प्रकार है जिसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स। क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स। क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। समझ गए, संतुलित बल। अभी हम इसको समझाएंगे कि संतुलित बल क्या है। दूसरा हमारे पास है जिसको कहा जाता है इंग्लिश में अनबैलेंस फोर्स। क्या कहा जाता है, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, जिसको कहा जाता है असंतुलित बल। क्या कहा जाता है, असंतुलित बल। क्या कहा जाता है, असंतुलित बल। कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी संतुलित बल और असंतुलित बल सबसे पहले समझते हैं। एक एनसीईआरटी का डायग्राम ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एनसीईआरटी का डायग्राम ही ले लेते हैं। समझिए, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, एक ये वस्तु है, एक हमारा ये क्या है, एक वस्तु है, और इस वस्तु को एक आदमी है जो यहाँ पे एक बालक है जो इस वस्तु को क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। ये बालक इस वस्तु के ऊपर क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है और कुछ बल लगा रहा है। आप कुछ देखिएगा कि जब ये बालक इस वस्तु के ऊपर बल लगाएगा ना, जब बालक इस वस्तु के ऊपर बल लगाएगा ना, तो ये वस्तु, इसी को थोड़ा सा अलग डायग्राम में दिखाते हैं कि वस्तु अपना जगह छोड़ के क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे आगे रहेगा। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, आगे आगे नहीं आएगा। इसमें संतुलित में क्या होगा कि जब वस्तु पे बल लगाया जाएगा, यानी समझिए इस वस्तु पे ये बालक बल लगा रहा है कुछ, इसके अलावा बहुत सारे क्या हैं, इस पे हमारे क्या है, बल लग रहा है। पृथ्वी के कारण भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिसको बोलते हैं mg। हवा के कारण भी इस वस्तु के ऊपर क्या लग रहा है, बल। हवा के कारण भी इस वस्तु के ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसके ऊपर हम बालक, थोड़ा सा बल, छोटा सा बालक है, इसके ऊपर बालक जब बल लगा रहा है तब भी ये वस्तु हिल नहीं रहा है। हवा के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है तब भी ये वस्तु हिल नहीं रहा है। mg जो पृथ्वी के द्वारा इस पे बल लगाया जा रहा है तब भी ये वस्तु हिल नहीं रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर जो अभी जितने बल लग रहे हैं इसके कारण ये वस्तु में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। मतलब ऐसे बल को हम लोग कौन सा बल बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। यानी ऐसा बल, वैसे सभी बल, इसको बोलेंगे वैसे, मतलब लगने वाले सभी बल, लगने वाले सभी बल जिनका प्रभाव, लगने वाले सभी बल जिनका प्रभाव, जिनका वस्तु पर प्रभाव कुछ ना हो, जिनका वस्तु पे प्रभाव, वस्तु पे प्रभाव क्या हो, वस्तु पे प्रभाव कितने के बराबर हो, 0 के बराबर। यानी ये वस्तु अपना जगह नहीं छोड़े, वैसे सभी बलों को हम कैसा बल बोलते हैं, संतुलित बल। मतलब इसमें वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं ला पा रहा ये बल, तो ऐसे सभी बलों को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। इसका मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, ये इसका मतलब कितने के बराबर है, 0 के बराबर। कितने के बराबर है, 0 के बराबर। समझ लेते हैं थोड़ा एक और कहानी हमारा ये है कि समझते हैं, एक और डायग्राम यहां पे ले लेते हैं इसी का ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। समझिए कि यहां पे हमारा वस्तु है, यहां पे हमारा क्या है, वस्तु है, और वस्तु के ऊपर अभी इधर से एक बच्चा कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का। इधर से एक और जो दूसरा बालक है ये भी इधर से कितना न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का। इसका मतलब ये बल और ये बल आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में क्या हो गए, 0 हो गए। यानी इस पे बल लगने वाला बल का प्रभाव कितने के बराबर है, प्रभाव कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। यानी ऐसे सभी बल जिनके वजह से वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं हो, उन्हीं को कैसा बल बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं।
समझिए एक टर्म और है जिसका नाम है असंतुलित बल। क्या है? असंतुलित बल। समझिए जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। इधर से एक वस्तु है, इस वस्तु पर बालक इधर से कितना बल लगा रहा है? 5 न्यूटन का। इधर से दूसरा बालक है, इसके विपरीत दिशा में इधर से कितना न्यूटन से बल से ढकेल रहा है? 10 न्यूटन का। इसका मतलब ये इधर से 5 से धक्का मारेगा और इसके विपरीत दिशा में, तो थोड़ा अगर इसको लाइन डायग्राम बनाए तो इधर से लग रहा है कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन का। और इधर से लग रहा है कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। अगर इसका नेट फोर्स निकालिएगा ना, नेट फोर्स जब निकालिएगा तो नेट फोर्स जब निकालिएगा तो 5 इधर लग रहा है बच्चों या 10 इधर लग रहा है। यानी हम थोड़ा सा बल को दिखा दें कि ये इधर लगने वाला बल है और ये 5 न्यूटन इधर लगने वाला बल है। पता चलेगा कि 10 में से 5 निकाल दीजिए, 5 किधर लगेगा? इधर के तरफ लगेगा, राइट के तरफ लगेगा। इसका मतलब वस्तु अपने जगह से आगे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। वस्तु अपने जगह से किधर की तरफ मूव करेगा? आगे की तरफ। इसका मतलब जो इस पे नेट फोर्स है या सभी बलों का जो प्रभाव है, जो सभी बलों के द्वारा लगाए गए जो बल हैं, उनका प्रभाव जो है वो रिजल्टेंट इस बार 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब वस्तु अपना जगह छोड़ के क्या कर जाएगा? आगे निकल जाएगा। यानी वो सभी बल जिसके वजह से वस्तु की स्थिति में क्या देखने को मिले? परिवर्तन देखने को मिले। स्थिति, पोजीशन, जगह से वो वस्तु अपना क्या कर जाए? हिल जाए, तो उन्हीं को कैसा बल बोलते हैं? असंतुलित बल बोलते हैं। जिसका नेट प्रभाव रिजल्टेंट फोर्स कितने के बराबर हो जाए? नॉट इक्वल टू 0, तभी उसको क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में फायदे रहेंगे, तुरंत लीजिए। चलिए, और भी बल है, और भी बल के प्रकार हैं, समझिए। बल का एक तीसरा प्रकार है, इसी में पढ़ा दे रहे हैं, बहुत जगह अलग अलग भी बुक में लिखा रहता है। तीसरा जो प्रकार है जिसको कहा जाता है कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहा जाता है? कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहा जाता है? कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको कहते हैं संपर्क बल। क्या कहते हैं? संपर्क बल। क्या कहा जाता है? संपर्क बल। जरा समझिए, एक चौथा है, 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, एक बल है जिसको कहा जाता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहा जाता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहा जाता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको कहा जाता है असंपर्क बल। क्या कहा जाता है? असंपर्क बल। असंपर्क बल। असंपर्क बल। समझिए, संपर्क बल किसको कहते हैं? असंपर्क बल किसको कहते हैं? समझिए, एक डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक डायग्राम से इसी को समझ लेते हैं। डायग्राम समझिए, एनसीईआरटी का ही डायग्राम ले लेते हैं। यहां पे एक वस्तु रखा गया है। क्या किया गया है? यहां पे एक वस्तु को क्या किया गया है? रखा गया है। जब वस्तु को इस पर रखा गया है, समझिए बालक क्या है? ये बालक इस वस्तु को अपने हाथों से क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। भाई उंगली मत काउंट करना, नहीं तो दिखाई देगा उंगली कितना है? 3 है। समझ गए ना? उंगली से हमें मतलब नहीं है। बालक इसको क्या कर रहा है? डायरेक्ट संपर्क में आकर इसको क्या दे रहा है? धक्का मार रहा है। क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। इसका मतलब जिस पे वस्तु पे बल लग रहा है, जिस वस्तु पर बल लग रहा है और जिसके द्वारा बल लगा रहा है, दोनों आपस में कैसे हैं? संपर्क में हैं। दोनों आपस में कैसे हैं? संपर्क में हैं। और समझिए, जिस पे बल लगता हो और जिसके द्वारा बल लगाया जाता हो, वो दोनों आपस में अगर संपर्क में होते हैं तो उन्हीं बलों को कैसा बल बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। किसी वस्तु के संपर्क में आकर लगाया गया बल। डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी वस्तु के संपर्क में आकर लगाया गया बल, किसी वस्तु के संपर्क में, किसी वस्तु के संपर्क में आकर, किसी वस्तु के संपर्क में आकर लगाया गया बल ही कैसा बल कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। कैसा बल कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। यानी समझ में आया? बल कहलाता है संपर्क बल। समझ में आया क्या? संपर्क बल कहलाता है।
कोई दिक्कत यानी संपर्क बल कहते किसको है, किसी वस्तु में, मतलब एक ही बात है, बात वही है, डिफिनीशन से क्या समझना इसी से समझते हैं। जो बल लगा रहा है, जिस पे लग रहा है, दोनों आपस में कैसे हैं, कांटेक्ट में है, दोनों आपस में कैसे हैं, कांटेक्ट में है, तो उन्हीं को कैसा बल बोलते हैं, संपर्क बल बोलते हैं। कैसा बल बोलते हैं, संपर्क बल। समझिए असंपर्क बल कैसे समझते हैं, एक ऐसे ही देख लेते हैं, एक फिगर समझिए। ये हमारा वस्तु है, इसको आगे खींचना है और इधर ही हमारा क्या है, एक बालक है। क्या है, बालक है। बालक बहुत चालाक है। बालक ने क्या किया कि इस वस्तु के ऊपर क्या लगा दिया, एक रोप लगा दिया, जिसको रस्सी बोलते हैं। क्या लगा दिया, रस्सी। क्या लगा दिया, रस्सी। और ये बालक रस्सी से बांधकर इसको क्या कर रहा है, वस्तु को क्या कर रहा है, खींच रहा है। जरा देखिए लग बल किस पे रहा है, इस वस्तु के ऊपर। लगाने वाला कौन है, ये बालक है। क्या ये दोनों आपस में संपर्क में है, क्या ये दोनों आपस में संपर्क में है, क्या नहीं, ये दोनों आपस में संपर्क में नहीं है। यानी जिस पे बल लगे और जिसके द्वारा बल लगाया जाए, वो दोनों अगर संपर्क में नहीं है, तो वैसे बल को कौन सा बल बोलते हैं, असंपर्क बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंपर्क बल बोलते हैं। जैसे समझिए, बिना संपर्क के, बिना संपर्क में आए, बिना संपर्क में आए, बिना संपर्क में आए लगाया गया बल, लगाया गया बल, लगाया गया बल को ही क्या बोलते हैं, लगाया गया बल को ही, बल को, लगाया गया बल को असंपर्क बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंपर्क बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंपर्क बल कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा, कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझिए। यानी असंपर्क बल कहते किसको है, कि बिना संपर्क में आए हुए उस वस्तु पर बल लगा देना ही क्या कहलाता है, असंपर्क बल कहलाता है। कैसा बल कहलाता है, असंपर्क बल कहलाता है। कोई दिक्कत। अच्छा, कुछ लोग सर पूछ रहा होगा, उदाहरण बता दीजिए। अरे उदाहरण इसका, अगर एग्जाम्पल तुम इसका लिखेगा ना, कॉन्टेक्ट फोर्स का, तो लिख लो फ्रिक्शन। क्या लिख लो, फ्रिक्शन। आप जानते हैं कि जो भी वस्तु आपस में, दो वस्तुएं कांटेक्ट में रहती हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन, जिसको कहा जाता है घर्षण बल। क्या कहा जाता है, घर्षण बल। क्या कहा जाता है, घर्षण बल। यानी घर्षण बल कैसा बल है, घर्षण बल कैसा बल है, घर्षण बल कैसा बल है, संपर्क बल है। घर्षण बल कैसा बल है, संपर्क बल। पेशीय बल, दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, मस्कुलर फोर्स, जिसको कहा जाता है पेशीय बल। क्या कहा जाता है, पेशीय बल। पेशीय भी बल भी एक प्रकार का कैसा है, संपर्क बल है। पेशीय बल एक प्रकार का कैसा है, संपर्क बल है। जरा समझिए, पेशीय बल भी संपर्क बल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिना संपर्क वाला, अच्छा समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी संपर्क में आता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी संपर्क में आता है, तो हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। कैसा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। एक और उदाहरण ले लीजिए, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ये भी हमारा कैसा बल है, असंपर्क बल है। ये भी हमारा कैसा बल है, असंपर्क बल है। कैसा बल है, असंपर्क बल है। कोई दिक्कत की बात। एक और बल होता है, एक और बल होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। इसी में असंपर्क में न्यूक्लियर फोर्स, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, जिसको कहा जाता है नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स, जिसको न्यूक्लियस फोर्स या न्यूक्लियस फोर्स, इसको ज्यादातर अच्छा से बोलेंगे न्यूक्लियस फोर्स। ये केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आता है, ये केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियस फोर्स जिसको कहा जाता है नाभिकीय बल, इधर इसका हिंदी लिख दे रहे हैं। क्या होता है, नाभिकीय बल। क्या होता है, नाभिकीय बल। ये बहुत बार पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है, कौन सा असंपर्क बल है। तो नाम याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। नाम याद रहेगा तभी पता चलेगा कि कौन सा संपर्क बल है। यानी समझिए, संपर्क बल कौन सा है, घर्षण बल संपर्क बल है। पेशीय बल संपर्क बल है। असंपर्क बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। आपके पास विद्युत चुंबकीय बल असंपर्क बल है। नाभिकीय बल कैसा बल है, असंपर्क बल है। समझ में आया। बल के 4 प्रकार हमने पढ़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका भी आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए, समझ गए, ले लिए, साइड में है, ले लिए। चलिए चलिए,
फिर हम लोग समझते हैं थोड़ा आगे की कहानी। अभी बल के बारे में ही चर्चा करेंगे, बल अच्छा चीज भी है, अच्छा टॉपिक भी है, समझिए। बल के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। और तो अभी हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रभाव। क्या? बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। समझिए बल के प्रभाव क्या क्या है, बल क्या क्या कर सकता है, बल क्या क्या कर सकता है, समझते हैं। तो सबसे पहला बात, बल क्या कर सकता है, किसी भी विराम अवस्था वाले वस्तु को, किसी भी विराम वाले वस्तु को, विराम वाले वस्तु को किसमें परिवर्तित कर सकता है, गतिशील अवस्था में ला सकता है। किसमें ला सकता है? गतिशील अवस्था में ला सकता है। इसका मतलब जो वस्तु विराम अवस्था में है उसको किसमें ला सकता है? गति में ला सकता है। यानी जो वस्तु विराम में है उसको किसमें ला सकता है? गति में। विराम में है तो उसको किसमें ला सकता है? गति में। यही हमारा क्या है? बल का प्रभाव है। बल क्या कर सकता है? और बल बहुत कुछ कर सकता है। बल दूसरा क्या कर सकता है? बल क्या कर सकता है जो वस्तु गति में है, गतिशील वस्तु को किसमें ला सकता है? विराम में ला सकता है। गतिशील वस्तु को किस अवस्था में ला सकता है? विराम अवस्था में। जो वस्तु गतिशील है उसको विराम में। समझिए कैसे? अरे कुछ नहीं, छोटा कोई बच्चा है, साइकिल चला रहा है, पीछे से खींच लो, साइकिल चलाते चलाते कहीं से आ रहा है, उसको पीछे से क्या कर लो? खींच लो, देखो साइकिल रुक जाएगा। अभी नहीं कि कार को तुम मत खींचना, कार को खींचेगा दिक्कत हो जाएगा, कार को खींचेगा क्या करेगा? दिक्कत हो जाएगा, पता चला तुम खींचा गए, ठीक है ना? तो कार को नहीं खींचना है। तीसरा क्या कर सकता है? बल वस्तु की आकृति में क्या कर सकता है? वस्तु के आकृति में क्या ला सकता है? परिवर्तन। वस्तु के आकृति में क्या कर सकता है? परिवर्तन। वस्तु के आकृति में क्या कर सकता है? परिवर्तन। चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? चेंज इन शेप ला सकता है। चेंज इन शेप वस्तु के आकार में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। वस्तु के आकार में क्या कर सकता है बच्चों? परिवर्तन कर सकता है। वस्तु के आकार में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। चौथा समझते हैं कि बल और क्या कर सकता है? बल और क्या कर सकता है? बल क्या कर सकता है? गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बल गतिशील वस्तु के दिशा में, वस्तु के दिशा में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। ये सारे लक्षण हैं बल के। बल क्या कर सकता है? वस्तु के गति के दिशा में क्या कर सकता है? गतिशील वस्तु के दिशा में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। समझिए। क्रिकेट बॉल आप खेलते हैं, क्या कर सकता है? क्रिकेट बॉल खेलते हैं क्या? बॉलर बॉल फेंकता है, आप बैट से उसको क्या करते हैं? मारते हैं। बैट से आप क्या करते हैं? मारते हैं। इसका मतलब क्या है कि बॉल आ रही थी मेरी तरफ, हम उस पर बल लगाए और बल क्या किया? दूर फेंक दिया बॉल को। बोल्ड हो जाएगा, उस समय की कहानी नहीं बोलना। जब बैट से लगना चाहिए भाई बॉल को, यानी बॉल जब बैट से लगेगा तो क्या हो जाता है? अपना दिशा परिवर्तन कर लेता है। यानी ये सारे क्या हैं? बल के क्या हैं? बल के क्या है? प्रभाव है कि बल क्या क्या कर सकता है। बल क्या क्या कर सकता है। समझ में है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। समझते हैं अब आगे समझते हैं भाई। बल के बारे में चर्चाएं इतनी बहुत हैं। आपके ग्रुप डी जो पेपर है उसमें क्वेश्चन इनसे जितने भी आएंगे लगभग बन जाएगा। आप प्रीवियस ईयर को क्या करिए? सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये क्लास कितनी ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। समझते हैं। आगे हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका बेसब्री से आपको इंतजार होगा, जिसको कहा जाता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या है? हम लोग पढ़ेंगे अब न्यूटन के गति के नियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम
न्यूटन के गति के नियम, जिसको कहा जाता है लॉज ऑफ मोशन, कहा जाता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा जाता है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब समझते हैं न्यूटन के गति के नियम। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन के गति का नियम हमें मिला कहां से। तो एक कहानी है, कहानी ये है कि हमारे पास 1800, कहानी ये है 1887 का कहानी है। कहानी कब का है? 1887 का कहानी है। 1887 में एक बुक लिखा गया न्यूटन के द्वारा। 1887 में एक न्यूटन के द्वारा बुक लिखा गया जिसको कहा गया प्रिंसिपिया। क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया, जिसका नाम है प्रिंसिपिया। इसी बुक में प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, और इसी पुस्तक में न्यूटन ने अपने तीनों नियमों की क्या किया था? चर्चा किया था। क्या किया था? चर्चा किया था। यानी 1887 में न्यूटन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है प्रिंसिपिया, और इसी पुस्तक में न्यूटन ने अपने तीनों नियमों का क्या किया? प्रतिपादन किया। तीनों नियमों का अपना क्या किया? प्रतिपादन किया। किसमें? 1887 में लिखा गया एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। समझिए, समझिए कहानी, समझिए कहानी। हमारे पास न्यूटन पहले नियम को जानने से पहले, न्यूटन के पहले नियम जानने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। न्यूटन के नियम को जानने से पहले हमने एक बात समझ लेते हैं जिसको कहा जाता है इनर्शिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या कहा जाता है? इनर्शिया, जिसको कहा जाता है हिंदी में जड़त्व। क्या कहा जाता है? जड़त्व। समझते हैं कि जड़त्व होता क्या है। समझते हैं सबसे पहले कहानी के जड़त्व कहते किसको हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व का सबसे पहले समझते हैं कि जड़त्व किससे समझते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। परिवर्तन खुद नहीं कर सकता है, खुद नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है जब तक, नहीं कर सकता है जब तक उस वस्तु पर, उस पर, जब तक उस वस्तु पर, जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम है कि हमारा जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी खुद स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्या किया जाए? ना लगाया जाए। और समझिए इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या कि बाह्य बल ना लगाया जाए? यानी ये मार्कर रखा हुआ है, ये पेन रखा हुआ है, जब तक इसको इधर उधर से हम बल नहीं लगाएंगे अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए इस पे हम हवा के द्वारा बल लग जाए, ग्रेविटेशन के द्वारा बल लग जाए, या किसी कारण से बल लग रहा है, तो ये अपनी स्थिति में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। और ये जो नियम है ना, जड़त्व का नियम है ना, ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो। ये किसके द्वारा दिया गया? गैलीलियो के द्वारा। कोई दिक्कत की बात? और इसीलिए जड़त्व के नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। किसके क्या कहते हैं? गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। बात समझ में आएगा? जड़त्व के नियम को क्या बोला जाता है? गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? और हाँ, बात समझिए, इनर्शिया यानी जड़त्व, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान के, वस्तु के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती, क्रमानुपाती होता है, अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको I से दिखाएं और इसको हम M से दिखाएं, इसका मतलब अगर M बढ़ेगा
तो I भी क्या होगा, बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती इसको नहीं बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानुपाती। थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, समानुपाती, समानुपाती क्या बोला जाता है, समानुपाती। बात समझ में आए क्या, समानुपाती। यानी अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का बढ़ेगा, द्रव्यमान किसी वस्तु का बढ़ेगा, इसका मतलब उसका इनर्शिया भी, जड़त्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। और द्रव्यमान किसी वस्तु का घटेगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, घटेगा। यानी इनर्शिया किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर। इनर्शिया किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर। इनर्शिया यानी जड़त्व किस पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर। इनर्शिया समझ में आया, इनर्शिया समझ में आया क्या, कि यानी कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक उस पर से बाह्य बल या जब तक उस पर कोई बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, तब तक उस पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। इनर्शिया किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। इनर्शिया किसको निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। समझिए, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम भी यही बात है, जो जड़त्व में बताया गया है वही न्यूटन के किस में बताया गया है, प्रथम नियम में बताया गया है। जो जड़त्व में बताया गया है वही न्यूटन के किस में बताया गया है, पहले नियम में बताया गया है। पहले नियम में क्या बताया गया है, समझिए। न्यूटन ने पहले नियम में एक नियम बनाया और कहा कि जो वस्तु गतिशील अवस्था में है, जो वस्तु गतिशील अवस्था में है, वो किस में रहना चाहता है, वो किस में रहना चाहता है, हमेशा और हमेशा किस में रहना चाहता है, गति में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, गति में रहना चाहता है। जो वस्तु विराम अवस्था में है, जो वस्तु विराम अवस्था में है, विराम में है, वो किस में रहना चाहता है, वो हमेशा किस पे रहना चाहता है, विराम में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, विराम में रहना चाहता है। कहानी वही है कि जब तक इस पर कोई बाह्य बल, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही तो प्रथम नियम है। समझिए, इनर्शिया में भी तो यही कहा गया था कि क्या है कि जो वस्तु जिस और स्थिति में रहना चाहता है उसी स्थिति में रहना चाहता है, और न्यूटन के भी नियम में यही कहा गया। और इसीलिए न्यूटन के नियम में इनर्शिया का बहुत सारे चीजों को कॉपी किया गया और वहीं से लिया गया। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट नियम को अन्य दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम हमारा क्या है, जिसको कहा जाता है इनर्शिया भी, इनर्शिया का भी नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर्शिया का भी नियम कहा जाता है। इसको दूसरे नाम, अन्य दूसरे नाम इनर्शिया का भी नियम कहा जाता है। इसको कहा जाता है जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। दूसरा बात ये समझ लीजिए, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इसी को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। इसे गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है, का भी नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। बात समझ पाए क्या, क्या समझ पाए क्या? यानी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम, या इनर्शिया का नियम, या गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है, या गैलीलियो का भी नियम क्या किया जाता है, कहा जाता है। बात समझ पाए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात एक खास बताएं, इसी नियम से, यानी न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा क्या होती है, बल की परिभाषा निकल कर आती है। बल की परिभाषा निकलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से ही किसकी परिभाषा निकलती है, बल की परिभाषा निकलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको।
बहुत चीजें कंप्लीट करना है, थोड़ा तेजी में ही कंप्लीट कर रहे हैं, समझ गए? तो लिखिए थोड़ा सा तेजी में, क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए थोड़ा सा हम उदाहरण ले लेते हैं, जड़त्व का उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल, उदाहरण। समझिए, सबसे पहला उदाहरण वही है, सबसे पहला उदाहरण वही है जो आप सेव वाला कहानी पढ़ते हैं। सेव वाला कहानी ये है कि सबसे पहला, अगर हम किसी पेड़ के टहनी, किसी पेड़ के टहनी को क्या करते हैं? हिलाते हैं। जड़त्व के उदाहरण है। जब किसी पेड़ के टहनी को क्या करते हैं? हिलाते हैं, तो फल जो लगा रहता है पेड़ से क्या कर जाता है? जो फल लगा रहता है पेड़ से क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। जो फल लगा रहता है पेड़ से क्या होता है? नीचे गिर जाता है। पेड़ से कहाँ चला जाता है? नीचे। इसका मतलब क्या है? तो विराम अवस्था में था और फिर क्या हो गया? नीचे गिर गया। क्या हो गया? नीचे गिर गया। दूसरा उदाहरण समझिए, चद्दर से धूल का निकलना, चद्दर से धूल का निकलना। इसका मतलब समझ रहे हैं? चद्दर में पहले जब डिस्टर्ब हम नहीं किए थे तब में उसमें क्या था? धूल था, लेकिन हम उस पर जब डंडा से मारते हैं तो धूल कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। धूल कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। बात समझ में आया क्या? चद्दर से धूल का निकलना, पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का क्या करना? गिरना। ये सारे कैसे नियम हैं? किसके उदाहरण है? जड़त्व के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जड़त्व के उदाहरण है। एक और समझ लीजिए, एक और उदाहरण बहुत बार एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति, बस वाला उदाहरण है। जब हम बस में बैठे रहते हैं, जब हम बस में क्या रहते हैं? बैठे रहते हैं। जब बस नहीं चलता रहता है, बैठा रहता है कोई वस्तु, तो अचानक से जब बस चलती है, तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपना या पर्सन अपना क्या करता है? पर्सन अपने स्थान से क्या करता है? हिलता है। पर्सन अपने स्थान से क्या कर जाता है? हिल जाता है, यानी हिलता है। यह भी किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। यह भी कैसा उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। ये सभी हमारे कैसे उदाहरण है? जड़त्व के उदाहरण है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी न्यूटन का तीनों नियम हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन के तीनों नियम को हम लोग पढ़ेंगे। समझिए, आगे समझते हैं आगे की कहानी। अब हम लोग पढ़ते हैं, जरा समझिए न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉज ऑफ न्यूटन्स, इसको पढ़ते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, इसको समझते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम समझिए। लेकिन इससे जानने से पहले एक टर्म है जिसको कहा जाता है मोमेंटम। क्या कहा जाता है? मोमेंटम, जिसको कहा जाता है समवेग। इसको जानने से पहले हम एक टर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम जिसको कहा जाता है समवेग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समवेग। समवेग कहते किसको है? सबसे पहले इसका थोड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। और P इक्वल टू होता है M इंटू में V। P इक्वल टू कैसा होता है? M इंटू में V। और इसी फॉर्मूला से इसका डिफिनीशन निकल के आता है कि समवेग होता क्या है। तो समवेग क्या होता है? द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है? गुणनफल ही समवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणनफल ही क्या कहलाता है? समवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? समवेग कहलाता है। यानी समझिए
यानी समझिए, यानी संवेग कहते किसको है, तो वस्तु के द्रव्यमान। यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। पी हमारा क्या है, मोमेंटम है। पी हमारा क्या है, मोमेंटम है। पी हमारा क्या है, मोमेंटम है। एम क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, मास है, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। एम क्या है, द्रव्यमान है। यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी है। वस्तु का क्या है, वेलोसिटी है। वस्तु का क्या है, वेलोसिटी है, जिसको कहा जाता है वेग। हिंदी में क्या कहते हैं, वेग। यानी संवेग कहते किसको हैं, संवेग कहते किसको हैं कि वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। वस्तु के द्रव्यमान तथा गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। जब इसके बारे में चर्चा कर ही रहे हैं तो समझ लेते हैं कि संवेग कैसी राशि है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि संवेग कैसी राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मतलब इसमें दिशा के साथ साथ क्या है, परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है। संवेग कैसी राशि है, संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। जब इसके बारे में जान गए कि सदिश राशि है तो इसका थोड़ा सा हम लोग मात्रक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मात्रक। तो समझिए P का मात्रक, P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में V। तो मास के जगह पे क्या लिख सकते हैं, केज, या V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड, बार बार मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं। इसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। आपसे बीमा पूछा जाएगा, आपसे बीमा पूछा जाएगा तो निकाल सकते हैं। बीमा क्या होगा, केजी के जगह पे क्या लिखिएगा, एम। एम मतलब लंबाई है, तो लंबाई के जगह पे क्या लिखिएगा, एल। एम एल बट्टा में टी, इसका मात्रक हो जाएगा एम का पावर एल 1, एल का पावर 1, टी का पावर -1, एम एल टी -1, एम एल टी -1। यानी P का बीमा क्या होगा, P का बीमा क्या होगा, P का बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा, MLT -1। समझ में आया क्या, मोमेंटम किसको कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। संवेग कैसी राशि, सदिश राशि। इसकी मात्रक क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका बीमा क्या होता है, MLT -1, MLT -1। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए क्या। फिर समझते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी एक टर्म है। अब आप सोच रहे हैं सर सेकेंड लॉ पढ़ा रहे हैं कि वेग पढ़ा रहे हैं, भाई उसकी जरूरत है। मोमेंटम जानेंगे तभी हम सेकेंड नाम को, एक टर्म है जिसको कहा जाता है इम्पल्स। इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। समझते हैं कि इम्पल्स होता क्या, इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं, आवेग। क्या बोलते हैं, आवेग। इम्पल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग। इम्पल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग। आवेग को क्या डिफाइन करते हैं उसको समझिए। आवेग कैसे, किसको कहते हैं, छोटे समय में, छोटे समय के लिए, छोटे समय में लगा बल, छोटे समय में लगा बल, लगा बल में लगा बल, छोटे समय में लगा बल या छोटे समय के लिए लगा बल, छोटे समय के लिए लगा बल, के लिए लगा बल, छोटे समय के लिए लगा बल ही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। यानी इंपल्स किसको कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इन स्मॉल टाइम्स। क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, impact of force in a small time, in a small time is called, small time is called impulse, is called impulse, impulse। यानी छोटे समय में लगा ही बल या छोटे समय के लिए लगा बल ही क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स कैसी राशि है, यानी आवेग कैसी राशि है, तो आवेग एक प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समझिए इसका मात्रक न्यूटन पर सेकंड होता है। इंपल्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर सेकंड। यानी आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर सेकंड। क्योंकि आपको
अभी हमने पढ़ा है संवेग, आवेग की जरूरत नहीं थी, लेकिन संवेग जब पढ़े तो आवेग भी पढ़ लिए। जब मोमेंटम पढ़े तो क्या पढ़ लिए, मोमेंटम के साथ साथ हम किसको पढ़ लिए, किसको पढ़ लिए, इंपल्स को। किसको पढ़ लिए, इंपल्स को। कोई दिक्कत की बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया कि मोमेंटम किसको कहते हैं, आवेग किसको कहते हैं, संवेग किसको कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरा नियम। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, न्यूटन के दूसरे नियम को पढ़ेंगे। चलिए न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ते हैं। अभी लिखे थे लेकिन उसके बीच में हम आपको मोमेंटम, इंपल्स बताने लगे। न्यूटन का दूसरा नियम समझते हैं। समझिए, इसका डिफिनीशन है कि समवेग में परिवर्तन। इसका डिफिनीशन सबसे पहले लिखते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। दर के परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। अब समझेंगे कि ये क्या है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। किसी कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम होगा, रेट ऑफ चेंज इन, वो सोच रहा होगा सर इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज कॉल्ड सेकेंड न्यूटन लॉ, इज कॉल्ड सेकेंड न्यूटन लॉ। इसीलिए भाई हम आपको पहले आप सभी को क्या बताए कि मोमेंटम कैसे किसको है, न्यूटन सेकेंड लॉ, कॉल्ड सेकेंड न्यूटन लॉ। समझ गए। अब जरा समझिए कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो एफ किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोमेंटम का चेंज का मतलब समझिए, अगर हम मान लें कि u हमारा क्या है, हम स्टार्टिंग का वेलोसिटी मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं, तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में स्टार्ट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू में क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, m1 इंटू v1 लिखेंगे। बाद में अगर इसका चाल क्या हुआ, बाद में अगर इसका चाल बदला, जिसको बाद में बोलते हैं, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा, m इंटू में क्या हो जाएगा, v2। और इसका बदलाव क्या होगा, चेंज क्या होगा हमारे पास m v2 मतलब क्या कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी mv2 माइनस में क्या लिखेंगे, mv1। यही तो उसका क्या है, बदलाव है, यही उसका क्या है, बदलाव है। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि चेंज इन मोमेंटम यानी mv2 माइनस में mv1, अब बट्टा में क्या हो गया, t, क्योंकि दर है ना, तो दर रहेगा तो समय से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए इधर भी m है, इधर भी m है, जरा कॉमन ले लीजिए m को, तो इसको क्या लिखते हैं, v2 माइनस क्या लिखते हैं, v1, अब बट्टा में क्या है, t। जरा बात का कहानी याद करिए। और शुरुआत में आज तो वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा क्लास। a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बट्टा में क्या होता है, t। यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहीं से लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में a, और f एक हटता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, हटता है फिजिक्स में, तो क्या लिखेंगे, m k अपॉन में k m a होता है। और इसमें k का वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है, 1। और यहीं से जब k का वैल्यू 1 के बराबर लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। और यहीं से एक बल का फॉर्मूला निकल के आता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। बल का फॉर्मूला निकल के आता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहीं से हमारे पास क्या प्राप्त होती है, बल का फॉर्मूला। क्या प्राप्त हुआ, बल का, क्या प्राप्त हुआ, बल का फॉर्मूला, बल का क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, समझिए कहानी, थोड़ा सा इसको और डीप में हल्का ले चलने की कोशिश करते हैं। एक कहानी, इसके पीछे की राज क्या है, और यहीं से उदाहरण भी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो बल होता है ना, ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के।
बल क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी के। बल क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी के। यानी हम इसका मतलब क्या है कि ऐसे लिख दें क्या, एफ और टी के बारे में एक रिलेशन वो करते हैं, समझते हैं कहानी। बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी का। इसका मतलब अगर ज्यादा समय में बल लगेगा, अगर समय हमारा क्या होगा कम होगा, तो बल क्या होगा ज्यादा लगेगा। यही तो इंपल्स में बताए थे कि बहुत कम समय में लगा हुआ बल ही क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। यानी बहुत कम समय में बल लगेगा तो क्या लगता है, बल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर बल ज्यादा समय के लिए लगेगा ना, अगर सॉरी समय मतलब बल ज्यादा समय के लिए लगेगा ना, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। 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 समझते हैं पहला उदाहरण। पहला उदाहरण विराट कोहली तो नहीं है, लेकिन ले ही लेते हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। विराट कोहली वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए बहुत अच्छे कैच प्रैक्टिसर भी थे, कैच लेते भी थे। समझिए इसका पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि कैच लेते समय कोई व्यक्ति जब कैच लेता है तो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ खींचता है। अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ समझता है, खींचता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या रहती है, मोमेंटम रहती है। उस बॉल में क्या रहती है, मोमेंटम रहती है। और मोमेंटम को एक बार रोकने पर हाथ में हमारे क्या आ सकते हैं, फ्रैक्चर आ सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं कि हमारा जो हाथ पे बल लग रहा है वो ज्यादा समय के लिए लगे। क्या लगे, ज्यादा समय के लिए लगे, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी जो बल समय ज्यादा समय के लिए लगता है वो कम हार्ड रहता है, जो कम समय के लिए लगता है क्या रहता है, ज्यादा हार्ड रहता है। तो इसका उदाहरण है कि कैच लेते समय हाथ को क्या करना, पीछे करना। हाथ को क्या किया जाता है, पीछे किया जाता है। हाथ को क्या करना, पीछे करना। हाथ को क्या करना, पीछे करना। बात समझ में आई क्या। यानी कैच लेते समय कोई व्यक्ति क्या करता है, हाथ को क्या करता है, पीछे करता है। जरा एक बात और समझिए, हम कहीं कहीं ऊंचाइयों से कूदते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी ऊंचाइयों से कूदते हैं। तो ऊंचाई से जब हम कूदते हैं नीचे की तरफ, तो देखिएगा जहां पे नीचे में अगर ईंटा उटा हो ना, ईंट हो और चाहे फर्श हमारा क्या हो, हार्ड हो, तो चोट पैर में चोट ज्यादा लगती है। लेकिन बात समझिए, आप पलंग पे जिस पलंग पे सोते हैं और उस गद्दे पे ऊपर से कूदते हैं तो चोट लगता है क्या, नहीं लगता है। ये भी एक उदाहरण है दूसरे नियम का। समझिए जब गद्दा पे आप कूदते हैं तो गद्दा क्या होता है, नीचे की तरफ धंसता है। गद्दा क्या होता है, नीचे की तरफ धंसता है। इसका मतलब उस पे जो ऊपर से मोमेंटम आती है धीरे धीरे जाकर क्या होती है, कम होते हैं। इसलिए हमारे पैरों में जर्किंग या पैरों में नुकसान कम होता है। यानी कूदते समय फर्श की अपेक्षा गद्दा पर कूदना। कूदते समय फर्श पर बल ज्यादा महसूस होना। फर्श पर बल का क्या होना, ज्यादा महसूस होना, अपेक्षाकृत गद्दे के। किसके, गद्दे के अपेक्षा। यानी गद्दा पे कूदते हैं तो हमारा बल जोड़ मतलब पैरों में कम चोट लगता है। पैरों में क्या लगता है, कम चोट लगता है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों हमारे कैसे उदाहरण है, न्यूटन के दूसरे नियम के क्या है, उदाहरण है। स्क्रीनशॉट लीजिए, न्यूटन का तीसरा नियम हम पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। चलिए, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम समझिए क्या कहता है। ये कहता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स is called Newton third law, is called Newton third law। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया का, इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं, प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया का
प्रत्येक क्रिया का बराबर प्रतिक्रिया, विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया का विपरीत और बराबर प्रक्रिया, विपरीत प्रक्रिया मतलब प्रत्येक क्रिया का विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया को न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। समझिए, कहा जाता है कि अगर आप किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वस्तु भी आपके ऊपर क्या लगाता है, बल लगाता है। जरा समझिए, इस बोर्ड पे हम क्या लगाएंगे, अगर बल लगाएंगे ना तो ये बोर्ड भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टूट जाएगा। तुम लोग को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको टूट जाएगा। ये बोर्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी इस पे हम बल लगाएंगे ना, मतलब तुम मार करो अपने बगल में दीवार वालों मुक्का से मारो तो वो पता चलेगा कि तुमको भी चोट लग रहा है। इसका मतलब दीवार भी हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। दीवार भी हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। यानी प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया ही क्या कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। उदाहरण 2-3 पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का हमारा क्या रहेगा, लास्ट यही टॉपिक है। सबसे पहला इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण यह है कि रॉकेट का ऊपर जाना, रॉकेट का ऊपर जाना। समझिए, रॉकेट का शेप हमारा ऐसा होता है। जब रॉकेट आप उड़ते समय देखिएगा ना तो ऐसा कुछ रहता है, और इधर से पीछे से बहुत सारी क्या निकलती हैं, धुआं निकलती है। क्या निकलती हैं, फ्यूल्स की क्या निकलती हैं, धुआं निकलती है। और जब धुआं निकलती है ना तो धुआं निकलते समय इसके रॉकेट के ऊपर क्या लगाती हैं, बल लगाते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट कहाँ की तरफ जाता है, उल्टा ऊपर की तरफ जाता है। यानी रॉकेट का ऊपर जाना। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, गोली चलाते समय, तुम लोग मत चलाना, गोली चलाते समय बंदूक का पीछे आना, यानी गोली जब बाहर निकलती है ना, पीछे आना। जब गोली बाहर निकलती है ना, पीछे आना। जब गोली बंदूक से बाहर निकलती है ना तो बंदूक के ऊपर क्या लगाती है, बल लगाती है। यानी इसीलिए हमारा जब गोली बाहर निकलती है ना तो बंदूक अचानक से क्या होता है, पीछे आता है। बंदूक अचानक से क्या आता है, पीछे आता है। दूसरा, तैरते समय, ये खतरनाक एग्जाम्पल है। तैरते समय हम लोग यही नियम का प्रयोग करते हैं। तैरते समय हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, पीछे मारते हैं, और पानी हमको क्या मारता है, आगे मारता है। देखते हैं तैराकी या नाव चलाते समय क्या करते हैं, नाव जो खेता है, अब तो बहुत सारे डिजिटल जमाने आ गए हैं, नाव जब खेता है ना तो पानी को क्या करता है, ढकेलता है, और उसी के बदले हमारा पानी हमको ढकेलता है। यानी तैरते समय तैराक क्या करता है, तैरते समय तैराक का आगे जाना, तैराक का आगे जाना। यह भी किसका उदाहरण है, आगे जाना। यह भी किसका उदाहरण है, न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है। समझ गए। आज हम लोग बहुत सारे चीज को पढ़े भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और बहुत चीजें मैंने कोशिश की कि बहुत कम समय में बहुत सारे फैक्ट को समेटा जाए एक ही साथ। समझ गए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।